नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों की जो सीरीज चला रहे हैं हम, उसका भाग 11 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और 40 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं जीके जीएस के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ आपको जनजाति दी गई है और एक तरफ उसका राज्य दिया गया कि वह किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? भील जनजाति। तो मेनली जो भील जनजाति है आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी, तो पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और दूसरा जोड़ा भी आपका सही है। इसके अलावा कोटा जो जनजाति है यह तमिलनाडु से संबंधित है, यह भी आपका सही है। टोडा जनजाति का संबंध यहाँ पे केरल से नहीं है, बल्कि यह भी जनजाति आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में ही पाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। कोटा और टोडा ये दोनों जनजातियाँ जो हैं तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो उस सटीक जगह को हम बोलते हैं आवास, हैबिटाट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो जहाँ पर जीव रहते हैं उस सटीक जगह को हम आवास के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कब, कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा, जो सौर ऊर्जा होती है वह क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। तो आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। यह जो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कब बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसी के दौरान क्लोरोप्लास्ट में जो सौर ऊर्जा होती है वह एटीपी में बदलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हम बोलते हैं हरित लवक। आप याद रखिएगा, इसको हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक बाई प्रोडक्ट या उपोत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन सा है? तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसमें से बिहार राज्य को कभी भी विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सिक्किम को किया गया है, हिमाचल प्रदेश को किया गया है, जम्मू कश्मीर को किया गया है, लेकिन बिहार को कभी भी स्पेशल स्टेट का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यहाँ पे भारत में एमएसपी का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है, यह बात यहाँ पे पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है भारत में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व का पहला जो ऊंट का अस्पताल है किस शहर में खोला गया था? तो विश्व का पहला जो ऊँटों का अस्पताल था यह खोला गया था दुबई में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक का लेखक यहाँ पे पूछा गया कि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड की यह फेमस पुस्तक है जिसका नाम है
अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, EPCG का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। EPCG, तो इसका जो पूरा नाम है वह होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है 100% सही हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इसका पूरा नाम होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने पटना में अपनी जो फैक्ट्री थी 1632 ईस्वी में लगाई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे। तो पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाली भारत आए थे। कौन आया था, तो वास्को डिगामा आया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय थे, तथा ये सबसे लास्ट में भारत को छोड़ कर भी गए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है किसका एग्जाम्पल होती है। तो यह जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये क्या होती हैं, ये एक अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल होती है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल होती हैं ध्वनि तरंगे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों को हम साउंड वेव्स के नाम से जानते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, ये जो है निर्वात में संचरण नहीं कर पाती। निर्वात मतलब शून्य में ये संचरण नहीं कर पाती हैं। इनके संचरण के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आप याद रखिएगा, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती, चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा जो ध्वनि तरंगों का संचरण होता है सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है। ध्वनि तरंगे जो हैं ठोस में सबसे ज़्यादा संचरण करती हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, देशेर कथा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। बेहतरीन प्रश्न है। यह जो देशेर कथा पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक का लेखक है सखाराम गणेश देवस्कर। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था देशेर कथा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद। आप याद रखिएगा, मुरली मोहन प्रसाद जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो यह जो लिम्फोसाइट होती है मेनली वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और इनका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। वह हार्मोन कौन सा होता है जिसमें आयोडीन मिली होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें जो है आयोडीन का मिश्रण होता है, आयोडीन मिली होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो चिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिली जो है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे चिली बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। तथा यह जो चिली है किस महाद्वीप का देश है। तो चिली आप याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। दक्षिणी यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का यह देश है चिली। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यह देश है, तथा यह साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेवोजियर को। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या है 18 और 20 है,
तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 होगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 38। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हम लॉफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस भी कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस गैस की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले। नाम इम्पॉर्टेंट है, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा जो है इस गैस की खोज करी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो है एक तत्व नहीं है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होती है? बेहतरीन प्रश्न है, ऑक्सीजन जो है किसमें अनुपस्थित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल का जो ऑप्शन ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबर होता है यह किसका बहुलक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से लिखाएगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो इसी का जो है बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का जो प्रयोग है पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें बहुतायत में क्या मिलता है? तो आप याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये खनिज की उपलब्धता के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनमें जो है खनिज जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला बहुतायत में पाया जाता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ग्राम पंचायतों का जो निर्माण था यह पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? इसमें से निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटवारी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पटवारी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात हो रही है। समुदाय की जगह यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सामुदायिक। तो आप याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह करी गई थी 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो गाँव के आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार को सुधारने के लिए जो है इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है? तो वर्तमान में आप याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी बन गई है। हाल ही में इसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चुनाव आयोग के द्वारा, यानी कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं? तो बीजेपी है, कांग्रेस है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी। ये जो है हमारी वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ये हमारे नेशनल पार्टी हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तथा जिस दिन जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, वहीं 2 जो पार्टियां थी उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया गया था। तो एक थी आपकी एनसीपी हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और एक आपकी ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। तो इन दोनों पार्टियों से जो है
तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वह छीन लिया गया था। वहीं इसी दिन आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो इसमें से उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्प्रेषण को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल लिखी गई है। उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हैं। तो यह जो कार्य होता है इसको पोस्टमार्टम की तरह ही माना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं जो हमारे भारतीय संविधान में रीट हैं, कितने प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है? 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण और एक अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, तो आप याद रखिएगा यह जीडीपी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जीडीपी से संबंधित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी मैंने ऐड की हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो 1978 में एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर राजकृष्ण। इन्होंने विकास की हिंदू दर को धीमे विकास का वर्णन करने और समाजवादी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ समझाने के लिए गढ़ा था। हिंदू विकास दर जो है जीडीपी से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा। तो हिंदू विकास दर का जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अधिकतर चट्टानों और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम फैक्ट की बात करें तो जितने भी अधिकतर खनिज और चट्टानें होती हैं उनमें जो है ऑक्सीजन सबसे टॉप पे पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है लगभग 47% तक, यानी कि 47% तक लगभग जो ऑक्सीजन मिलती है। फिर इसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आती है लगभग 28%, यानी कि 27.72% जो है सिलिकॉन पाई जाती है। फिर इसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है। एल्युमिनियम के बाद लोहा का नंबर यानी कि आयरन का नंबर आता है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे दी गई होती तो राइट आंसर आपका क्या होता है? ऑक्सीजन का यहाँ पे राइट आंसर हो गया होता, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दी गई तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व है चट्टानों और खनिजों में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो आप याद रखिएगा, जो ऑडिबल ध्वनियाँ होती हैं, जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं जो मनुष्य सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ होती हैं हमारा कान जो है सुन सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि जो मनुष्य का कान होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको सुन सकता है। लेकिन अगर इससे कम होगी ध्वनि तो उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, और इससे ज़्यादा होगी तो भी उसको मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाएगा? तो इसमें 20,000 से ऊपर जो ध्वनि दी गई है 25,000 हर्ट्ज, इसको मनुष्य सुन नहीं सकता। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खजुराहो कहाँ पर स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया है। किस वंश के राजाओं के द्वारा? तो चंदेल वंश के जो राजा थे उन्हीं के द्वारा जो है खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी मांसपेशी उसको हम बोलते हैं सर्टोरियस मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्टोरियस मांसपेशी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुंबई शेयर बाजार जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मेनली यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। तो इसकी जो स्थापना है 1875 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे
ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्रस्ट सबसे ऊपरी होती है, फिर उसके बाद मेंटल आती है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यानी कि सबसे निचली आपकी कोर परत होती है पृथ्वी की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो आप याद रखिएगा, जो इसमें से यमुना रिवर है यह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकली है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। यमुना नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यमुनोत्री नामक स्थान से जो है यह यमुना नदी निकलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो बाकी की जो तीनों नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार उपांत से निकली हुई हैं, लेकिन यमुना नहीं है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम बोलते हैं अणु, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अणु। तो इस प्रकार से 40 बेहतरीन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का क्लास 11 है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।